मैं नदीम लारी, आप देख रहे हैं ब्लैक बाबू। आज 22 सितंबर 2024 को मुमरा के नूरबाग हॉल में एक भव्य प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार में कई सारे लोग शामिल हुए। उस मौके पर कलवा मुमरा विधानसभा एमएलए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सीनियर नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने एक भाषण दिया। इस भाषण में जमकर अपने विरोधियों पर निशाना साधा और एक हिसाब से कहा जाए कि इस भाषण में उन्होंने अपना इलेक्शन का कैंपेनिंग का शुरुआत की है, तो बुरा नहीं होगा। आइए देखते हैं अवार्ड साहब ने इस मौके पर क्या कहा। पेश है आपके सामने ये वीडियो। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। अच्छा, पहले मैं संगठन के हर कार्यकर्ता से और खास भाई से माफी चाहता हूँ कि मुझे आने में बहुत तो तय दिन से मैं शमीम भाई का जो प्रोग्राम लगाने में बड़ी मेहनत करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से अपना सर झुका के माफी चाहता हूँ कि मुझे आने में थोड़ी बहुत और इसलिए जो कहा ना सुल्तान बन गया और सल्तनत में, ना तो मैं सुल्तान में विश्वास करता हूँ ना सल्तनत में। हमारे संविधान ने सुल्तानों को भी खत्म कर दिया और सल्तनत को भी खत्म कर दिया। आज इस देश में संविधान की वजह से तुम्हारे चल अपने अपने सुल्तान, और इसीलिए इस देश में संविधान खत्म करने की बात हो रही है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की थियरी है, वो थियरी क्या है? इस देश में विविधता है, इसलिए हर राज्य में चुनाव अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग समय पे होते हैं। अरे बीजेपी वाले लोकसभा का एक चुनाव फरवरी से मई तक करवाते हैं। फरवरी में पहला चुनाव होता है, पहले टप्पे का, और 7वां टप्पा आता है मई में। तो लोकसभा का 5 साल का चुनाव इतना दिन लेते हैं, तो पूरे देश का इलेक्शन एक सब करेंगे क्या? हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ होना था। जम्मू कश्मीर और हरियाणा निकाल दिया, महाराष्ट्र छोड़ दिया। ये सर्वे बता रहा था कि तुम 110 के ऊपर नहीं जा रहे। मुझे फख्र है कि मैं ऐसे राज्य से आता हूँ जिस राज्य में शाहू फुले अम्बेडकर का जन्म हुआ और उनकी विचारधारा। ये विचारधारा वो विचारधारा है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने में मदद की। उनकी विचारधारा पे ही संविधान बना है। और मैं संविधान अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हमारी विचारधारा की है। ट्रेन में बैठे हुए 80 साल के बुढ़े को जब फाइट मारी जाती है, तो मैं हूँ या तुम हो, अपना खून खोलना ही। मुसलमान है, इसके लिए क्या है? किसी भी बुढ़े बाप को कोई भी नौजवान मार नहीं सकता। या तुम तुम्हारे बाप के ऊपर हाथ उठाओगे क्या? मेरी अजीत पवार से लड़ाई इतनी थी कि शरद पवार तुम्हारे बाप से बड़े थे। ठीक है, उनको कैंसर की बीमारी थी, वो जरा जरा थके हुए नजर आ रहे थे, लेकिन दिमाग तो काम कर रहा था उनका। तो अब तो आपने क्या क्या नहीं बोला उनको? पहले जाओ ना, घर बैठ जाओ ना, हो गई ना तुम्हारी उम्र। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका बाप जब बूढ़ा हो गया तो उसको घर से निकालोगे? कितने लोग यहाँ से घर निकालने वाले, घर से निकालने वाले? कोई आदमी अपने अब्बा को घर से निकालता है क्या? ये खुले भाषण में बोलता है कार्यकर्ताओं के सामने, क्या उनकी उम्र हो गई है, मुझे रिटायर होना चाहिए। ये कौन होता है भाई? तू कौन होता है साहब को रिटायर करने वाला? हम भी तो है उनके साथ। तेरा उनका खून का रिश्ता है और उनका हमारा विचारों का रिश्ता है। नहीं आते। शरद पवार जी ने कहा कि मैं बीजेपी के साथ नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं आऊंगा। तुमको जाना जाओ, हमने रोका नहीं। हम भी चाहते तो हम भी चले जाते। इस देश की विचारधारा
ये बात नहीं सकता। इस देश की विचारधारा कभी सेक्युलरिज्म के खिलाफ बातें करना नहीं सीखा है। तो गुजरात में हत्या हुई, कई हत्याएं हुई, इसमें से एक तो बानो क्या बिल्किस बानो, 14 हत्याएं हुई उसके घर में। उसके ऊपर भी बलात्कार हुआ, वो मर गई ऐसा समझ के लोगों ने उसको छोड़ दिया मारने वालों, और वो बच के मुंबई आ गई। और वो कानून लड़ाई लड़ी जिसमें सब लोग गिरफ्तार हो गए, उनको उम्र कैद की सजा लगी। यही बीजेपी सरकार थी गुजरात में, उन्होंने खास कानून बनवाया और उसको रिहा कर दिया। जब आरोपी बाहर आए, उनके लड्डू पेड़े खाए, और उन्होंने क्या कहा पता है कि ये लोग सवर्ण हैं, बड़े जात के हैं। मैं जो जाति का नाम नहीं लेता हूँ, कहता है मेरे बड़ी बवाल हो जाएगा। ये ऊपर जाति के हैं, तो ये ऐसा निचला काम नहीं कर सकते। तो निचला काम क्या निचला नहीं करेगा? तो आज ओडिशा में जिस औरत के कपड़े उतारे गए, वो कौन था सामने वाला? पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन पे रेप करता है। ओडिशा में बीजेपी का राज है, कोई नहीं बोल रहा है। वो बंगाल में किसी डॉक्टर ने क्या किया, तो ममता दीदी को ऐसा घेरे जैसे ममता दीदी घेरे। समान न्याय होना चाहिए, समान न्याय। विशालगढ़ में जो हुआ, मैं बार बार उसकी याद दिलाऊंगा कि प्रशासन को यह बताया गया था 5 जुलाई को कि ऐसा कुछ होने वाला है, आप सतर्क रहिए। जिला अधिकारी और सुप्रीडेंटेंट पुलिस को जाके निवेदन दिया था कि वो घुसने वाले हैं, सतर्क रहिए। 12 तारीख को फिर से पुलिस स्टेशन में बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन बंदोबस्त नहीं लगाया। रात के अंधेरे में 100 लोग ऊपर चढ़ गए और सुबह होते ही 1300 साल पुराना दरगाह जो 1058 में बनवाया था, उसका घुमट पूरा नीचे उतरे राक्षस। और जो शिवाजी महाराज ने गांव बनाया था गजापुर, उसमें मस्जिद थी, मस्जिद का पूरा संरक्षण। शिवाजी महाराज ने अपने आदेश में कहा था कि जिस भी गांव में तुम जाओ, उस गांव की खेती को, उस गांव के औरतों को, उस गांव के मंदिर मस्जिदों को और उस गांव की पवित्र किताबों को कभी हाथ मत लगाना। यह आदेश आज भी लिखित में होता है। शिवाजी महाराज के भी जात पात मानते हैं। आपको बहुत लोगों को कम मालूम होगा कि शिवाजी के महाराज के गुरु हुआ करते थे, उनका नाम है याकूब बाबा। रत्नागिरी का कोई है क्या? रत्नागिरी का तो शिवाजी महाराज उनको बहुत मानते थे। मैंने एक बार उनकी दुआ लेने जाते थे, शिवाजी महाराज ने उनके नाम पे 722 एकड़ जमीन इनाम करके रख दी। आज भी वो इनाम का पेपर आपको उस गांव में मिलता है। ये थे शिवाजी महाराज। जब वो औरंगजेब के दरबार में गए तो किसको ले गए? एक मुसलमान को, मदारी मेहता। ये भारत भाषा का इतिहास है। हमारी ज्योतिबा फुले की बीवी, जिसने पहली बार औरतों के लिए स्कूल खोली, सावित्रीबाई, उसके साथ वो खड़ी थी फातिमा भी। दोनों को पत्थर मारे गए, दोनों को गोबर मारा गया, दोनों बच्चे नहीं आते। आज जितनी भी औरतें हमें पीढ़ी की जीती है ना, वो सब सावित्रीबाई फुले और फातिमा भी की देर है। ये विचारधारा छोड़ नहीं सकते हो।
ये महाराष्ट्र के राज्य से गिरफ्तारी होगी। इतना पैसा खा रही है सरकार कि शिवाजी महाराज का पुतला आधे से टूट गया। और वो जो आपटे था ना, जयदीप आपटे, जो उसने बताया था, वो तो पहला पैसा पुलिस के हाथ में मिला कि मैंने मालूम नहीं, उसने ऐसा चिट्ठी लिखा था कि मैं घर में जाने वाला हूँ, चाय पीने वाला हूँ, घर में पोहा भी खाने वाला हूँ, मेरा पोहा खा के हो जाएगा, चाय पी के हो जाएगा, तो 4:30 बजे के तब आप आ जाना और मुझे पकड़ के ले जाना। ऐसा कोई आरोपी पकड़ा जाता है क्या? हमको मालूम नहीं कि आरोपी कैसे पकड़े जाते हैं और आरोपी हाजिर कैसे किए जाते हैं। ये इस्लाम में इसको कैसा हाजिर किया जाता है, किसके ऊपर कैसी झूठी केस बनाई जाती है। देखो मुमरा में रहते हैं तो सब मालूम है, मुझे नहीं मालूम था इतने दिन, इतना मालूम होने लगा है। तो बात हक की, रेलवे में किसी बूढ़े आदमी को मारना एक अमल की बात थी। वो मुसलमान था इसलिए मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया, लेकिन मेरे बाप को कोई ऐसा मारता तो मैं चुप रहता। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मैं वहां पहुंचा, केसेस बढ़वाई, आज 4 आरोपी अरेस्ट। आपको शायद याद होगा और याद रखो, ये धर्मांतरण का मुद्दा उठा था इधर, तो पुलिस कहते थे ये 400 लोगों का धर्मांतरण हो गया और यहां से कुछ नौजवान काम करते हैं। यूपी की पुलिस आ चुकी थी, कुछ नाम उन्होंने निकाले थे, 56 नाम थे, 56 नेम्स। मैंने सोचा घर में बैठ के अगर ये 56 लोग अरेस्ट हो गए तो इनकी तो जिंदगी तबाह हो जाए। किसी को इलाहाबाद कोर्ट में रखते, किसी को लखनऊ कोर्ट में रखते, किसी को जौनपुर कोर्ट में रखते, किसी को गोरखपुर कोर्ट में रखते, किसी को सिद्धार्थनगर कोर्ट में रखते। क्या करते बेचारे को? तो मैं एक दिन गुस्से से पुलिस स्टेशन में पहुंचा और मैंने पूछा कि भाई इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक नाम बताओ जो धर्मांतरित हुआ है, और एक नाम बताओ तो उस आदमी की और इस आदमी इस मार्केट की बात हुई है। ये जैसा ही बवाल मैंने खड़ा किया, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि एक आदमी का भी धर्मांतरण नहीं हुआ। उसके बाद जितने बच्चे पकड़े थे सभी को छोड़। लेकिन आपको क्या देखना है, संगठन को क्या देखना है? आपको मालूम है राज्य सरकार की ताकत क्या होती है? आज आसाम में एनआरसी लग गया है, किसी को मालूम है आपको कि आसाम में एनआरसी लग गया है? आसाम में सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप है, इसको मालूम है? आसाम का मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा विश्वास ये सबसे बड़ा जातिवादी धर्मांध नेता, पागल। आसाम का इतना करप्शन देश में कहीं नहीं हो रहा है। हर एक गाड़ी जो अंदर जाती है 3000 रुपया देना पड़ता है। और भाई 3000 रुपया गाड़ी अंदर जाने भाई टैक्स फीस भरो। ये टैक्स को कहते हैं आसाम टैक्स। तो आसाम में आना है ना, तो 3000 रुपया गाड़ी अंदर नहीं। इतना भ्रष्टाचार है। वो करता क्या है, दिन भर मुसलमानों को गाली देने के सिवा कुछ नहीं। और आसाम में बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, फिर भी आसाम का मुसलमान क्या मालूम कब रात को घर में आ जाएंगे और उठा के जेल में डाल देंगे एनआरसी के नाम पे। तो राज्य सरकार की ताकत कब मत समझो। सीएए और एनआरसी में सबसे बड़ा अगर खेल कोई कर सकता है तो राज्य शासन ही करेगा, और इसलिए इस राज्य शासन को फिर से निकालना है। और ये काम ताकत से अगर कोई कर सकता है
तो सिर्फ हमारा संगठन कर सकता है, क्योंकि संगठन के ही जान पे हम चुनाव लड़ते हैं। आवाम वोट डालेगी, लेकिन आवाम के पास पहुंचेगा कौन? तो आवाम के पास जितेंद्र आवाड़, शमीम भाई, चारू पठान, हमारे भाई साहब सिराज डोंगरे, ये सबका चेहरा लेके पहुंचेगा कौन? आप लोग पहुंचेगा। सभी नगर सेवक यानी हीरा भाई है, हमारे यूनुस भाई है, हमारे रियाज भाई है, हीरा पाटिल है। तो संगठन की एक बड़ी जरूरतमंद बात होती है, जरूरत होती है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र को घूमने जाऊंगा, घूमने नहीं प्रचार करने जाऊंगा, तो मैं किसके ऊपर भरोसा रखते आऊंगा? मुझे आज भी रात को चिपलून जाना था, मुझे साहब का फोन आया था, मुझे चिपलून आना है, तो मीटिंग में चिपलून। मैंने बोला मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरी दूसरा मीटिंग है। पहली बार मैंने साहब को नाम बोला, लेकिन लोग अब चाहते हैं कि जितेंद्र आवाड़ हमारे इलाके में आए, बात करें। लेकिन जब तक मुझे तुम आश्वासित नहीं करोगे, मुझे संगठन ये नहीं कहेगा कि साहब तुम महाराष्ट्र में घूमो, महाराष्ट्र में इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, इस सरकार के खिलाफ अंगार, जब तक यूं ये नहीं कहोगे कि साहब तुम जाओ, हम तुम्हारे लिए यहाँ बैठाए, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अपना घर सुरक्षित हो तो बाहर गए, घर में अगर असुरक्षित है तो बाहर का घर मत देखो। इसलिए तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। मेरे से गलती हो गई कि मैं दिल्ली से आया, मैंने आना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ मीटिंगें थी तो उसमें देरी लग गई। अब जो उम्मीदवार होता है ना, उसको 10 लोगों की भी नाराज करना बहुत मुश्किल होता है। कोई मीटिंग में बुला लिया तो ना भी नहीं बोल सकता है, डर जाता है कि सारा मीटिंग हो गया, करने लगा है। तो तुम समझ सकते हो, हमारा तो फुटबॉल हो जाता है। मुझे मालूम है कि शमीम भाई के दिमाग में गुस्सा ऐसे पंपिंग हो रहा है, और मैं क्या करूं? मैं तो फुटबॉल हूं, इधर से मारा, उधर से मारा, उधर से मारा, गोल तक पहुंचा, फिर वापस आ गया। तो ये तो हालात है, और ये सब अभी सहन करना पड़ता है। लेकिन मुझे एक ही आश्वासन चाहिए कि ये चुनाव में बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा। ये पैसा इसलिए आएगा कि जितेंद्र आवाड़ महाराष्ट्र में नहीं बोलना चाहिए। जितेंद्र आवाड़ अजित पवार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अरे जो आदमी ठीक उससे किसी से बात ही नहीं करता, वो क्या राजनीति करेगा? मैं अजित पवार के बारे में बोल रहा हूँ, उसको कभी पूछना कार्यकर्ता के साथ ठीक से बात किया गया है? अरे तेरा दिखाया हो गया, अगर कुछ खाया होता, तेरे से पैसे लिए होता तो बोल। और तेरे जान पे राजनीति नहीं कर रहे, हम तो शरद पवार के जान पे राजनीति कर रहे हैं, और आज के फख्र से बता रहे हैं कि हम शरद पवार के जान पे राजनीति करते हैं और वो हमसे मोहब्बत भी करते हैं। तुम तो हमको ऐसा इस्तेमाल करते थे जैसे तुम्हारे घर के बर्तन मांगने वाले हैं, हमको नहीं पसंद। मैं जितना भी साथ उनके साथ रहा, मेरी अजित पवार से कभी नहीं चली। तो क्या करते आप? शरद पवार को बोलो तो शरद पवार नाराज हो जाएंगे, जनरल था इसलिए बोला नहीं करते थे। जिस दिन समझ में आया कि सारा इसने ही अपने बाप के खिलाफ बोल दिया, तो मैंने मेरा मुंह ही खोल दिया और ऐसा बोला कि जितने कपड़े थे सब उतार। अरे तुम काहे को बीजेपी में गए? हमको मालूम है ना भाई, हमसे पूछो। अरे गए तो नहीं, छुपे तो ना,
शरद पवार का आखिरी भाषण कब होगा पता नहीं, क्या बहुत खिला देते हो क्या? वो कब मरेंगे सोच रहे हैं क्या? कोई आदमी है इधर जब अपने बाप का, अपने चाचा की मौत के बारे में सोचता है? अजित पवार वो आदमी है जिसने चाचा के मौत के बारे में सोचा। तो ये बुरा हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि ये पार्टी अपना मालिकाना हक जताते पार्टी को। अरे वो अपना मालिकाना हक जताते तो तुम 5 बार मुख्यमंत्री बनते क्या? 5 बार इसके सहारे हुए क्यों? अमर भाई बोलो, किसके सहारे बने? शरद पवार साहब ना। तो उनको उल्टी जबान बोलना कि इंसानियत है क्या? और फिर क्या हो गया लोकसभा के चुनाव में? जिस बारामती के ऊपर दादागिरी करते थे, उसी बारामती के लोगों ने 50,000 से पीछे रखे। तब तो बोले थे ऊंची काट लूंगा, इसका मतलब भाई मालूम है नहीं? मालूम है ना कि वो बड़ी सभा में अजित पवार बोले थे कि मैं ऊंची काट डालूंगा, पीछे जाऊंगा बारामती। अभी तक तो नहीं काटी है, शायद 1000 नहीं मिला। तो ऐसा है कि कोई हमको उनके जायदाद से प्यार नहीं है, उनसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन शरद पवार से बहुत ज्यादा प्यार है। हमारा बाप है। वो एक वाहिद आदमी था जिसने बाबरी मस्जिद टूटने के बाद पहली बार कहा था कि बाबरी मस्जिद वहीं पर चाहिए जहां पे वो शहीद हुए। ये है शरद पवार। वो दिखाते नहीं, वो करके बताते हैं। लोग उनको जानना क्या क्या समझते हैं, लेकिन इतना सेक्युलर आदमी मेरे जिंदगी में मैंने कहीं नहीं देखा। हर जाति का, हर धर्म का सम्मान करना है। परसों में उनके पास गया था, उतने में भोली समाज के आपके कुछ लोग आए थे वहां पे। कुछ सैयदना का परसों कुछ उनको गुजर के कुछ साल हो गए, तो आपने कुछ रखा था। वो लोग उसका सब थाना सिलसिले के साथ को बोलने आया कि सैयदना साहब की और साहब की बहुत अच्छी दोस्ती थी। साहब जब वर्षा में रहते थे तो बराबर पीछे बाजू में सैयदना का मकान था, तो घर में आना जाना खाना ये बहुत बार होता था सैयदना साहब। तो वो ये याद दिलाने के लिए आए थे कि सैयदना का बहुत प्यार था आपसे, आप बताओ हमें क्या करना है। तो साहब बोले आऊँगा सही मंजिल पे। क्या मंजिल है वो? सैफी गंज। और मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, जल्दबाजी में नहीं है, अपन आराम से बैठ के बात करेंगे। और मुझे फक्र है कि उनको साहब ने बताया कि आऊँगा तो मैं और यही आऊँगा कि ये अब मेरा माइनॉरिटी में हमारा वारिस है। अब माइनॉरिटी की आगे की बातें नहीं करेगा। पूछना आपके 2 नाम देता हूँ मैं आपको, तो 2 लोगों से सामने क्या है। हम जाने वाले हैं सैफी मंजिल में। प्रोजेक्ट है ना अपना, वो बोल रहे थे साहब को, उन्होंने बोला कि जितने जितेंद्र आवाज ने मदद हमको की, उनकी मदद आज तक हमको। इस सरकार ने तो इस ड्यूटी बंद कर दी, बाद में ऊपर से कंपनी आई तो थोड़े से सुधर गए। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्ग साथियों, आपको इस बार घर घर जाना है, आपको जितेंद्र आवाज बनना है। शमीम खान है, शांत पठान है, हमारे सब लोग हैं, भाई साहब है, सिराज डोंगरे, रेहान भाई, इमरान भाई, सब भाई, दादा साहब, बबलू शिवराज, शोएब खान, गणेश मुंडे और जावेद रिंगल और सैयद ये जफर सैयद, मेशर शेख, शाकिब दाते, राजीव मुंगेरे, ये सब जितेंद्र आवाज बन जाएगा। नहीं इधर बैठे हुए सब। और रिजवान भाई क्या कर देगा? रिजवान भाई को जरा मैं थोड़ा बात खाना खुशी करने वाला तो समझ जाएंगे कि क्या बनना है। देखो दोस्ती की भाव रिजवान भाई
लेकिन कहाँ निभानी की है उसकी भी जगह होती है। दोस्ती तो सब निभाते हैं लेकिन दिखते नहीं है। आपके दिल में कुछ नहीं है लेकिन आप दिख गए ना दोस्ती निभाते हुए। तो ये संभाल के तो भाई और बहनों ये 1 महीने मेरे ख्याल से 27 तारीख को इलेक्शन मीटिंग है मुंबई में, 7 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी और 15 से लेकर 20 नवंबर तक चुनाव हो जाए। हमको इतना ही देखना है, सिर्फ महाराष्ट्र की मुमरा कलवा की बात मत सोचो। जहां जहां आपके रिश्तेदार हैं, जहां जहां आपके दोस्त यार हैं, सभी को बोलो सेक्युलर लोगों के लिए वोट डालो और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री रखना चाहिए। ये काम मेरे लिए तो मेहनत करो ही, लेकिन मेहनत उन सब लोगों को करो जो 288 में हम 180 तक पहुंच जाए, ताकि हमारी ताकतवर सरकार वहां पे बैठ जाए। और फिर कोई भी हिम्मत करेगा ये बोलने की मस्जिद में घुस के गोली मार दूंगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा। कोई हिम्मत नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा किसी चाचा के ऊपर हाथ उठाने का, कोई हिम्मत नहीं करेगा किसी मस्जिद को शहीद देने का, शहीद कर देने का, मस्जिद पे पथराव करने का, कोई हिम्मत नहीं करेगा। हम वही काम करेंगे कि किसी ने मंदिर पे पथराव किया तो उसको भी वही कानून, और किसी ने मस्जिद पे पथराव किया तो उसको भी वही कानून में फर्क नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले। तो बहुत देरी हो चुकी है, उसको भूख भी लगी हो, दुनिया को बहुत भूख लगी हो, फिर भी भूख लगी हो। दुनिया सर्टिफिकेट लेना है क्या? बैठो। तो मैं फिर से एक बार आपसे माफी चाहता हूँ, बहुत लंबी बात करनी थी, बहुत कुछ आपके सामने बोलना था, देश में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे मालूम है आप भी अंदर से जरा नाराज हो गए। आवाज साहब हमेशा देरी से आते हैं, लेकिन मेरी गलती है, मेरे साथ साथ कुछ और लोगों की भी गलती है, मुझे नाम नहीं होगा। तो मेरी मुझे माफ कर दो, मैं हाथ धो के शमीम भाई और आप सबकी माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।